नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर। सर, एससीओ की बैठक को लेकर के बहुत सारी खबर चल रही है। लगातार ये बताया गया कल जो है कि राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया उस प्रस्ताव पर जो वहाँ पर आया था। इसके अलावा आज कहा जा रहा है कि भई एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी और इत्यादि-इत्यादि। क्या है एससीओ की जो बात हो रही है, आखिर पाकिस्तान क्या पहले से भारत को क्लियर नहीं था कि जब चीन के अंदर हो रहा है और पाकिस्तान जब वहां पर बैठेगा तो जिस स्थिति में आज हम हैं तो वहां पर चीन हमेशा पाकिस्तान को तवज्जो देगा। और हुआ भी वही, दिखा भी वही। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को शामिल किया लेकिन पहलगाम उसमें जो है वो बलूचिस्तान को शामिल किया गया, पहलगाम को जगह नहीं दी गई उस पूरे प्रस्ताव में। ऐसे में राजनाथ सिंह ने जो किया वो कितना सही था? क्या और विकल्प थे? प्रतिरोध, क्या ये पर्याप्त प्रतिरोध माना जाए इसको? साथ में ये फेल्योर, आप इस फेल्योर को कैसे देखा जाए? क्यों जो है पहलगाम जैसी इतनी नृशंस घटना को जो है वो जगह नहीं मिल पाई उस प्रस्ताव में? क्या है इसकी मुख्य वजह? कौन है इसके जिम्मेदार? क्या माना जाए? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको और सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जो एससीओ की मीटिंग जो हुई है ना, उसमें एक बात फिर से साफ हो गई है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कि विदेश नीति में जो 11 साल से आपका जो डंका बज रहा था, उस डंके ने ना भारत को घर का छोड़ा और ना घाट का छोड़ा। ना हम किसी की और ना कोई हमारा है। ये आज की विदेश नीति 11 साल की जो मोदी जी की है, उसका कुल जमा अर्जित ये। आपने एससीओ की बात की। एससीओ के अंदर पहलगाम नरसंहार का नाम तक नहीं लिया गया, जस्ट नाम भी नहीं, रेफरेंस भी नहीं। ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर 10 देशों का संगठन है वो, उसमें बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया गया। राजनाथ सिंह क्या करेंगे? उनको तो मना ही करना पड़ेगा। पूरा देश इसको एक बहुत बड़ी विक्ट्री के रूप में दिखा रहा है कि हमने अपने तेवर दिखा दिए, हमने औकात दिखा दी, हमने ये कर दिया। जबकि शर्म से गर्दन नीची हो जानी चाहिए इस बात पर कि वहां पर जो देश मौजूद थे उनमें से किसी ने भी भारत का पक्ष लेते हुए ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का इसमें नाम कॉलिंग की जानी चाहिए। और छोड़ दीजिए सारी बात, हम बाद में आएंगे उसमें। मुझे एक चीज सवाल का जवाब दे दीजिए राम प्रकाश जी। सारे दर्शक साथियों से भी आग्रह करूंगा कि वो सोचे इस पर। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, आज 11 साल हो। भारत में कोई ऐसा मंच, पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल, ऐसा बताइए जहां पर मोदी जी ने पानी पी पी कर पाकिस्तान को ना कोसा हो, हर बात पर पाकिस्तान के ऊपर हमला ना किया हो एक पर्टिकुलर एंगल से, और उस पाकिस्तान पे हमले की पीछे पृष्ठभूमि में अपना शौर्य प्रदर्शित ना किया। लेकिन 11 साल में मुझे एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच बताइए जहां मोदी जी या उनके किसी एक मंत्री ने पाकिस्तान का नाम लेकर के ये कहा हो कि वो आतंकवाद की जननी है, आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवाद का पोषण है। एक मंच का नाम बता दीजिए। ये है मोदी सरकार की अचीवमेंट। देश के अंदर पाकिस्तान पाकिस्तान, उसके नाम पर सारा शौर्य, 56 इंची ये वो। बाहर जाकर के आज तक एक बार अगर किसी मंच पे यूएन से लेकर के कहेंगे पड़ोस में आतंक, पड़ोस में ये, पड़ोस में, आप नाम क्यों नहीं लेते उसका? मोदी जी आपको पता है जिस तरीके से चीन का नाम कभी नहीं लेते, पाकिस्तान का नाम बाहर विदेश में कभी नहीं ले पाते, अब ट्रंप का नाम लेने से बचने लगे। वहां पर आप देखिए एससीओ के अंदर कौन कौन थे। छोड़ दीजिए चाइना को, पाकिस्तान को आपने दो का जिक्र किया, वहां तो रूस भी था, ईरान भी था, कजाकिस्तान भी था, किर्गिस्तान भी था। वहां किसी ने आपको सपोर्ट किया? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? उसका उदाहरण आपको वहीं से मिल जाता है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तब आप कहां खड़े थे? तब आप प्रवचन दे रहे थे, युद्ध नहीं बुद्ध का समय। ईरान का साथ जब उनका संघर्ष हो रहा था अपने इसराइल का, तब आप कहां खड़े थे? यू आर ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इट। और वही बात जो है वो लगातार आपको ये दिखेगा कि भारत 2014 से पहले, आपको ध्यान होगा, भारत आतंक का पीड़ित था और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी होती थी। और आतंक का खलनायक कौन था? आतंक का खलनायक था पाकिस्तान। आज उस टाइम मोदी जी क्या कहा करते कि रोते हुए अमेरिका जाते हैं, अरे पाकिस्तान जाओ ना। तो भारतीय सेना तो पाकिस्तान जा रही थी, आपने ट्रंप के कहने से रोक दिया, व्यापार के कहने से कि व्यापार ट्रेड वो करना है, डील करनी कि नहीं करनी। और ट्रंप ये बात 16 बार कह चुके हैं, आपने एक बार जवाब दिया क्या उनको? तो बेसिकली क्या है कि भारत जब सबका दुलारा था और पाकिस्तान बिल्कुल साइडलाइन था। आज पाकिस्तान देखिए किस तरीके से, चीन नहीं, अमेरिका नहीं, रूस का भी प्यारा होने लगा। सब कुछ वो करते हुए, आतंक को सब पोषण करते हुए, सब कुछ करते हुए, वो आतंक का सब कुछ करके वो प्यारा होता जा रहा है और भारत बेचारा होता जा रहा है। और हमारी विदेश नीति दिवालिया, बैंकरप्ट जिसको आप कह सकते हैं। पूरा दिन फोटोबाजी करना, नेताओं के गले पड़ना, ठाके लगाना,
और अपने ऊपर केंद्रित रखना। पूरे दुनिया के अंदर जो कुछ भी है मोदी मोदी और मोदी, और भारत उसमें कहीं नहीं। और दुनिया के किसी भी बड़े देश की विदेश नीति आप देखेंगे राम प्रकाश जी, वो राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित होती है, सूझबूझ से चलती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलती है, मेच्योरिटी के साथ चलती है। और मोदी जी ने उसको क्या बना दिया है? कंप्लीट ऑप्टिक्स। 2 दिन पहले जो घटना हुई है ना, आप सुन के चौंक जाएंगे सारे दर्शक। आपको पता है कि अभी ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है ब्राजील के अंदर। चाइना के राष्ट्रपति ने यह कह करके वहां जाने से मना कर दिया कि ब्राजील के राष्ट्रपति मोदी जी को होस्ट करेंगे डिनर पे, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। सोचिए आप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनको मोदी जी क्या कहा करते अहमदाबाद में झूला झुलाते हुए, माई फ्रेंड शी, याद होगा ना आपको? उनके साथ फोटोबाजी हो रही थी, सारा साउथ इंडिया में घूम रहे थे, आरती दिखा रहे थे और उसके साथ झूला झूल रहे थे। उसने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री चूंकि वहां आएंगे, इसलिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेजने का फैसला किया। और अगले साल भारत में वहां क्या नाम है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं जा रहे, अगले महीने है सम्मेलन, लेकिन मोदी जी तो जाएंगे, उनका तो विदेश यात्रा का पैकेज है, तो वो तो जाएंगे, लेकिन उन दोनों ने आने से मना कर दिया। अब देखिए आप, रूस का राष्ट्रपति जिस फंक्शन में मोदी जी जा रहे हैं उसमें नहीं आ रहा, और ब्रिक्स का वो संस्थापक सदस्यों में से वो भी एक है, हम भी एक, इज नॉट कमिंग। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस पॉलिसी को लाके कहां खड़ा कर दिया। और अगले साल भारत में होने वाली है ब्रिक्स की मीटिंग, आपको पता है, उसमें वो दोनों आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी आप पहले से जान सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये है मोदी जी का डंका जो पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है, और उसके बावजूद भी ना तो भक्तों को समझ में आ रही है, ना इनको समझ में आ रही है। मोदी फेल हुए समझ में आता है, अपने क्या नाम है जयशंकर फेल हुए समझ में आता है, 51 सांसद भेजे गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनका क्या हाल हुआ, उस सब से काम नहीं चला राम प्रकाश जी। अब कांग्रेस से उधार का सिंदूर लेकर के शशि थरूर को बिना कोई पद होते हुए रूस, ब्रिटेन और ग्रीस की यात्रा पर भेज रखा है। शशि थरूर कौन है? जो ये कहा करते कि मोदी जी शिवलिंग पर बैठे हुए बिच्छू है। ध्यान है आपको ऐतिहासिक स्टेटमेंट? और मोदी उनके बारे में क्या कहा करते थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। जिन लोगों का ये संवाद का स्तर रहा हो, वो आज बिना किसी उसके संवैधानिक पद के या किसी ऑफिशियल पोजीशन के, वो तो मोदी का ब्रांड एम्बेसडर है दुनिया के अंदर, मोदी जी को पावर हाउस बता रहा है भारत का, और ये सब कर रहा है। तो ये जो अस्थिरता है, ये पूरी की पूरी बैंक्रप्सी है विदेश नीति की, ये आज पूरी दुनिया के सामने पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। और आज हालत ये है कि ब्रिक्स हो, एससीओ हो, कहीं G20 हो, G7 हो, मतलब आपको कोई पूछने वाला ही नहीं। आप खड़े रहिए, दांत हंसी निपोरते रहिए, आप ट्विटर पे लोगों की टिप्पणी करते रहिए वहां खड़े होकर, सो यू आर एक्टिव ऑन द ट्विटर, ये वाई सॉ योर ट्वीट। ये डिप्लोमेसी हो रही है आपके देश में, और उसके बावजूद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा। सारे के सारे लहलोट हैं। मीडिया को एक सूत्रीय एजेंडा दे रखा है कि मोदी जी का डंका बजाना है, भारत चाहे कहीं भी जाए। ये लगातार आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगातार देखें। ये इसकी क्या मेन वजह देखते हैं सर? एक तरफ अभी ट्रंप का, जो कि हर मामले में ट्रंप का जिक्र आता है, भारत के साथ दुनिया के स्तर पे कोई भी बात हो रही है तो उसमें ट्रंप का जिक्र आ रहा है। क्या ट्रंप की चापलूसी में कुछ ज्यादा ही रम गए हैं मोदी जी, जो उन्हें दुनिया के बाकी देशों से मतलब नहीं रह गया है, जरूरत नहीं रह गई है? क्या माना जाए इसको? राम प्रकाश जी, अकेले ट्रंप को, इसराइल का भी बात कीजिए आप। इसराइल के साथ भी उतनी पूछ दबी हुई जितनी ट्रंप के साथ दबी। ट्रंप चूंकि बड़े देश है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सो कॉल्ड सरपंच है, वहां पे तो सर एंगल वही है ना, क्योंकि भाई इजराइल के साथ ट्रंप खड़े हैं तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप इजराइल के अगेंस्ट जा पाए, या तटस्थ इजराइल के मामले में आप तटस्थ हो जाएं। तो पूरी की पूरी स्थिति देखिए आप, जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने दोबारा 20 जनवरी को, 12-13 फरवरी को मोदी जी को वहां जाना था, उसकी घोषणा कहां से हुई? भारत के विदेश मंत्रालय ने की, ट्रंप ने घोषणा की कि मोदी इसका। उसके बाद भारत पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर था, वो 16 बार ये कह चुके कि मैंने रुकवाया। भारत के साथ ट्रेड डील किस स्टेज पे है, ट्रंप हर रोज बताते हैं। भारत सरकार ने आज तक एक वाक्य नहीं कहा कि हमारी किस स्टेज पे है, क्या नहीं है। पूरी की पूरी हमारे देश के फैसले और ट्रंप बताते हैं वहां से। और मोदी सरकार का फिर भी डंका बज रहा है, उनको फिर भी शर्म नहीं आती कि तुम देश की जो पूरी की पूरी सॉवरेनिटी थी, जो संप्रभुता थी, उसको कहाँ रखा है और क्यों रखा है और किन कारणों से रखा है। हमारे ऑपरेशन सिंदूर पर देख लीजिए, व्यापार समझौते पर देख लीजिए, हर चीज व्हाइट हाउस से आ रही है, ट्रंप के मुंह से आ रही है, और हमें वहीं से सुनना पड़ता है। हमारे यहाँ से कोई भी ना संसद को बताया जाता, ना राजनीतिक दलों को बताया जाता, ना यहाँ के मीडिया को बताया जाता। जो कुछ बताया जाता है वहां के मीडिया से, ट्रंप के मुंह से आ रहा है लगातार। और ये कब तक आएगा? सर्वदलीय बैठक आप नहीं बुलाओगे, पार्लियामेंट का सेशन आप नहीं बुलाओगे, वहीं पर बैठ के सब कुछ करते रहोगे। जो व्यापार समझौता होने जा रहा है वो बहुत बड़ी चीज है, वो कोई छोटी चीज नहीं।
तो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम भारत बहुत सारी चीजों पर जीरो टैरिफ के लिए राजी हो गए। क्या कभी आपने भारत के वाणिज्य मंत्री के मुंह से यह बात सुनी? विदेश मंत्री के मुंह से सुनी? कभी भारत के किसी और मंत्री के मुंह से सुनी? प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुनी ट्रेड डील के बारे में कोई एक शब्द निकला हो तो? और ट्रेड डील इतनी आसान चीज नहीं है। हमारी जो आयात निर्यात नीति है वो वर्षों के एक लंबी सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें भारत चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, उसको एक खास स्टेचर मिलता है, तो तमाम दुनिया के देशों को मिलता है, भारत को भी मिलता है। तो क्या आप उस जो अर्जित वो सारी चीजें हैं उनको गवा देंगे क्या? आप अपनी आयात नीति के बारे में देश की जनता को भरोसे में क्यों नहीं लेते? इस ट्रेड डील के बारे में देश के लोगों से बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं बताते कि जो अमेरिका चाह रहा है कि भारत उनके उत्पादों के लिए कृषि क्षेत्र में अपना मार्केट खोले और उसके ऊपर टैरिफ कम करे? तो क्या मोदी जी ने बताया आज तक हम क्या करने जा रहे हैं? उनका व्यू क्या है इस पर? उनके जो कृषि क्षेत्र को खोलने की बात है हमारे, उसके बाद लघु और उद्यम सूक्ष्म उद्योग है, उनको जो हमारा संरक्षण मिलता है हम अपने उद्योगों को, उसके ऊपर क्या स्थिति रहेगी? ट्रंप उसको बंद करने जा रहे हैं क्या? ओवरऑल जो पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम आप देखेंगे तो उसमें यह है कि हर चीज के अंदर क्या ट्रंप हमें टर्म डिक्टेट कर रहे हैं क्या? पॉलिसी डिक्टेट कर रहे हैं क्या? और आप यहां पर कुछ कहते हैं, कहीं पर कुछ कहते हैं, और ट्रंप को 2 लाइन में उस विदेश सचिव से कहलवाते वीडियो बनवा के कि उन्होंने, मोदी जी ने उनको फोन पर 35 मिनट में ये बताया, और शाम को उसका खंडन कर देते हैं। मोदी जी उड़ीसा में जाके क्या कहते हैं कि ट्रंप मुझे बुला रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया और मेरे को तो महाप्रभु की धरती पे आना था। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि सिंदूर के बारे में मैंने क्या कहा उनसे? विदेश सचिव से कहलवा रहे हो आप, 2 लाइन आप भी कह दीजिए। आप दुनिया के सबसे बड़े ऑरेटर हैं, आपकी ऑरेटरी के तो पूरी दुनिया में डंका बजता है ना। तो आप ये 2 लाइन कहने में क्या परेशानी है? टेलीप्रॉम्प्टर आपके पास है, बोल दीजिए। आप मन की बात में कह दीजिए, ये बात अपने मुंह से कहिए तो सही। ट्रंप आपका दोस्त, वो आपको मैग्निफिसेंट आदमी कहता है, आपकी तुलना आसिफ मुनीर से करता है, कितनी बार कर चुका है। उसके बावजूद भी आप उनके किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाते? आप एक बार कहिए ना। मोदी जी अपने मुंह से क्यों नहीं कहते? फोटो शूट भी हो गया, जब तमाम बेसिस पे भी जाए, वर्दी में फोटो भी खिंचवा ली, पूरे देश में प्रचार भी कर दिया, उसके बावजूद ट्रंप का जवाब क्यों नहीं दे पाते? ट्रंप आपके मुंह से नहीं निकलता, चीन आपके मुंह से नहीं निकलता, देश से बाहर पाकिस्तान आप नहीं बोल पाते, और डंका भी आपका ही बज रहा है। ये तो देश को देखना चाहिए ना। ये तो कूटनीति का भी हिस्सा हो सकता है ना सर, कि भाई हम नाम नहीं लेते हैं, हम इशारों में बात कर लेते हैं, और दुनिया तो समझ ही रही है पाकिस्तान के बारे में ये सारी चीजें। नहीं तो भारत में रोज नाम क्यों लेते हो? फिर भारत में भी मत लीजिए ना नाम। भारत में तो पाकिस्तान का नाम लेकर के सुबह शाम तक भय बेचते हो, अपना शौर्य बेचते हो, सुबह से शाम तक वोटों का जुगाड़ करते हो, और जहां नाम लेना चाहिए, जहां उनको आइसोलेट करना चाहिए, वहां पर आप पड़ोस का नाम ले देते हैं, सीमा पार का नाम ले देते हैं। क्या कहा करते जब विपक्ष में थे कि पाकिस्तान हमारे को मार के चला गया, हम रोते हुए अमेरिका जाते हैं, यही कहा करते ना। आप क्या करते हैं? मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान तो नहीं गए ना। आप गए थे ना नवाज शरीफ के घर पे, बिना बुलाए गए थे ना। उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था ना। कोई इसका हिसाब मांगेगा उनसे कि आपकी विदेश नीति है क्या? माइनस नरेंद्र मोदी हटा दीजिए, 11 साल में भारत की विदेश नीति क्या है? किसी देश के साथ किसी बायलेटरल समझौते पर मोदी के मुंह से आपने एक शब्द सुना, उस शब्द का नाम बता दीजिए मुझे, क्या कहा था लास्ट टाइम? हर जगह बस डंका ही बज रहा है, और वो डंका बजाने का काम मीडिया का है, IT सेल का है। इसके अलावा कुछ हो रहा हो तो वो जानना चाह रहा हूं। भारत को आपने 1947 से लेकर आज तक इतना अलग थलग कभी देखा था क्या? और उसका कारण सिंपल एक है कि सारे वर्ल्ड लीडर्स को एक बात समझ में आएगी कि ये व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित है। इसके बारे में इसको 4 शब्द कहो और इससे जो फायदा उठाना है उठाओ। चीन के राष्ट्रपति को अच्छे से पता है कि मोदी ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि उन्होंने सीमा का अतिक्रमण किया है। इसीलिए उन्होंने गैलवान से लेकर के तमाम जगह पर क्या किया, और मोदी ने क्या कहा कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है। ये कहा कि नहीं कहा? तो ये फॉल्ट लाइन वर्ल्ड लीडर्स को पता होती है कि किस व्यक्ति की क्या कमजोरी है, वो उसी के ऊपर खेलते हैं। आमतौर पे क्या होता है, कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष जाता है, पूरी दुनिया का आप देखते हैं, वो कहां जाता है? उस देश की राजधानी में जाता है, वहां के तमाम मंत्रियों से, डेलीगेशनों से, इससे उससे सबसे मिलता है। और मोदी कहा जाते हैं देश की राजधानी के अलावा तमाम ऐसी जगह पे जहां पर बढ़िया फोटोग्राफी हो सके, तमाम उन जगह पर। चीन के राष्ट्रपति कहाँ थे? अहमदाबाद में झूला झूल रहे थे, माई फ्रेंड शी। उसके बाद तमाम जगह पर उनके साथ पत्थरों पे, पहाड़ों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। और अब वो क्या कहते हैं कि ब्रिक्स के सम्मेलन में ब्राजील इसलिए नहीं जाऊंगा कि ब्राजील के राष्ट्रपति मोदी को होस्ट करने वाले डिनर पर। तो ये जो भी आए माई फ्रेंड, मेरा ये मेरा वो,
अरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत करने का मैनरिज्म और एटिकेट्स होते हैं। कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऐसा बड़बोलापन करते देखा आपने? किसी और प्रधानमंत्री को देखा हो आपने? नहीं तो सर ये भी तो है ना कि मनमोहन सिंह इन सारे लोगों के साथ नहीं खेले कूदे थे, तो वो उनके मित्र नहीं थे। मोदी जी इन सबके साथ खेले कूदे हैं और इसलिए ये सारे इनके दोस्त हैं, तो वो तो क्लेम कर सकते हैं ना सर। और दूसरा ये कि भाई एक दोस्त को अगर एक देश बुलाएगा, दूसरे दोस्त को नहीं बुला रहा है, लंच नहीं करा रहा है, तो बुरा तो मान ही सकता है। तो इसलिए उनके दोस्त जो जिनसिंह साहब हैं वो बुरा मान गए होंगे, नहीं जा रहे होंगे। वहां तक ठीक है, वो तो चल सकता है। लेकिन सर ये समझना मुझे ये है कि जिस तरीके से एससीओ में हाल हुआ कि पहलगाम का एक जिक्र तक नहीं आया, जबकि वहां पे रूस भी था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वहां पर रूस भी था, उसके बावजूद पहलगाम एक शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। और वहां पर रूस भी था, उसके बावजूद भी बलूचिस्तान जो है वो उस प्रस्ताव में शामिल रहा। तो इसको क्या देखा जाए, और क्या इसकी वजह लगातार जो हम तमाम संगठनों से जिस तरीके से हम कटे, चाहे ब्रिक्स में हमारा हाल हो, चाहे सार्क में हमारा हाल हो, तो ये एक बड़ी वजह है कि अब हर देश उस ढर्रे पर चल रहे हैं जो हमारे हित में ना हो। राम प्रकाश जी, डिप्लोमेसी देश के राष्ट्रीय इंटरेस्ट के ऊपर चलती है, देश की लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हिसाब से चलती है, ओवरनाइट नहीं बदली जाया करती। रशिया के साथ आपने जो व्यवहार रूस यूक्रेन के दौरान किया, एक पार्टनर ना होकर के एक प्रीचर बन के आप सामने आए, उसका बदला रशिया लगातार आपसे ले रहा है। वहां पर क्या है बेसिकली कि जब यूक्रेन युद्ध से पहले रूस डोमिनेटिंग पोजीशन में था और चाइना उनके झंडे के नीचे था। आज जो रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबा छिन गया है और जिस तरीके की दिक्कतों में रशिया है, उसके बाद आज एक चीज बड़ी साफ है कि दो ध्रुव जो आज उभर रहे हैं दुनिया में, अमेरिका के सामने अगर कोई खड़ा है तो उसका नाम है चीन। और रशिया कहीं ना कहीं चीन की थोड़ी सी पृष्ठभूमि में चला गया है और रशिया और चीन बिल्कुल एक है, घी शक्कर। तो पहले रूस जब उसमें था, लीड रोल में था, और भारत उसके साथ प्रोएक्टिव संबंध थे, तो सारा ठीक चलता रहा। जैसे ही चाइना को लीड रोल मिला तो स्वाभाविक है चाइना उनका दोस्त है और पाकिस्तान उनका दोस्त है और वो पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे। आज रशिया चीन को डोमिनेट करने की पोजीशन में नहीं है, किन्हीं कारणों से, अंदरूनी कारणों से, बाह्य कारणों से, सामरिक कारणों से, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से ओवरऑल अगर आप तो पहले रशिया टर्म डिक्टेट करने की स्थिति में था, आज चाइना टर्म डिक्टेट करने की स्थिति में है। रूस भारत की मदद कर सकता था, लेकिन शर्त यह थी कि भारत ने क्या उसकी मदद की जरूरत पड़ने पर? जवाब है ना। तो जब आप किसी के पक्ष में खड़ेंगे होंगे तो आपके पक्ष में कौन खड़ा हो? रशिया के साथ तो मामला है ये। और जो ओवरऑल आपने ब्रॉड पिक्चर पूछी, हकीकत यह है कि मोदी जी एक बहुत ही खास तरह के एहसास कमतरी से पीड़ित शुरू से। जब फॉरेन अफेयर्स की बात आती है, अंग्रेजी वो बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो उनके पास एक ही लाइन बचती है कि दो लाइन अंग्रेजी में कोई ट्वीट टाइप की बात करके, हा करके एक फोटो खिंचवाओ और भक्तों को खुराक मिल गई कि देखिए मोदी जी के सारे इतने जबरदस्त सारे दुनिया के वो हो गए। उसके अलावा कुछ नहीं, वो एक खासतौर की ऑप्टिकल मूवमेंट है, ऑप्टिक्स क्रिएट करने की मूवमेंट है। लेकिन उससे देश को क्या मिल रहा है? और पूरी दुनिया को ये पता है कि ये आदमी ना समझ पाता है ना बोल पाता है। तो ये जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, ये भक्तों को समझ में नहीं आ रहा। ये जो पूरे इंटरनेशनल फॉल आउट दिख रहे हैं आपको, ये उसका परिणाम है। अभी इजराइल और ईरान के मामले में ब्रिक्स ने एक प्रस्ताव पारित करने की सोची है, भारत ने उससे विड्रॉ कर लिया। आप बताइए, तो आप ब्रिक्स के सदस्य किस बात के? जब करेंसी की बात आई थी, तो ये शुरू में जब करेंसी अलग से लाने की बात थी तो भारत साथ खड़ा हुआ था। जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने और मोदी को व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा करके बताया कि आई विल ब्रिंग ब्रिक्स ऑन द टोज, उसके बाद आज तक भारत ने उसका कोई जिक्र किया क्या? तो आप एक संगठन के सदस्य हो, हर चीज के पहले साथ थे, अब आपको ट्रम्प मोदी डिक्टेट, अपना डोनाल्ड ट्रंप डिक्टेट कर रहे हैं और आप उसको ना स्वीकारने की बात कर, तो आपका हर चीज में डंका ही बजा जा रहा है। सच्चाई से मुंह छुपा के राम प्रकाश जी कब तक देश को मूर्ख बनाएंगे? सवाल ये है। और आपने कहा कि मोदी जी के बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं विदेश के नेताओं से। मोदी जी तो हार्वर्ड में पढ़े होंगे ना, या ऑक्सफोर्ड में? कहां पढ़े हैं मोदी जी जो उनके विदेश नेताओं से संबंध होंगे? ये केवल और केवल एक घटिया किस्म की स्क्रिप्ट और ऑप्टिक्स क्रिएट की जाती है एक खास भक्त वर्ग को प्रभावित करने के लिए। उसमें भारत को कुछ नहीं मिला। ये तय मान करके चलिए, अगर भारत को कुछ मिला होता तो आतंक का पीड़ित होने के बावजूद आज भारत दुनिया में इस तरीके से अलग थलग ना पड़ा होता। कोई नाम लेवा नहीं बचा हमारा डिप्लोमेसी के अंदर। रूस जैसे साथी छोड़ के चले गए। पूरे पड़ोस के, आपका जो पड़ोस का क्षेत्र है, एक देश का नाम बताइए जो आपके साथ खड़ा है। आप अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार कहते हैं। दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है, क्या वो आपके साथ खड़ा है? बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, किसी एक देश का नाम बता दीजिए।
तो जब नहीं तो आपका सर पड़ोस, इनके साथ की हमें इतनी जरूरत क्यों है? हम आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में अगर हम बात कर रहे हैं, हमारी सरकार कह रही है कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? तो आप इसराइल बनना चाहते हैं, कह दीजिए ना फिर। इसराइल ने मिडिल ईस्ट में क्या है? इसराइल के मिडिल ईस्ट में किसी पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध नहीं, केवल एक देश के साथ अच्छे संबंध है, वो है अमेरिका। तो आप बता दीजिए कि मेरे गुरु नेतन्याहू, मैं दूसरे रास्ते पे भारत को लेके जाऊंगा, आत्मनिर्भर बढ़ाऊंगा। और नेतन्याहू की हालत देख लीजिए आज अपने देश में क्या है। उनकी जुबान नहीं खुल पा रही है, जब देश के अंदर जो हुआ है सारा इस ईरान इसराइल के, उसमें पूरा छोटा सा देश था, उसका क्या हाल करवा दिया। और फिर भी जीत के दावे करते घूम रहे हैं। इसराइलियों ने तो अपने 76-77 साल के इतिहास में कभी इतना विध्वंस देखा नहीं था। दूसरी जगह पे करते थे उनके नेता, अपने यहाँ तो कभी हुआ नहीं था। तो आप वो करना चाहते हैं तो वो बता दीजिए, कहाँ समस्या है उसमें? कोई, जहां आप रहते हैं, अगर आपके पड़ोस में ही आपका रसूख अच्छा नहीं है तो दुनिया में क्या होगा? भारत की तो वही स्थिति है आज। पड़ोस के किसी एक देश का नाम बताइए जिसके साथ आपके अच्छे संबंध हैं। सारे के सारे चाइना के उसमें फोल्ड में चले गए, तो आप अकेले तब तो खड़े हुए हो। ब्रिक्स से भी रूस को ले जाने के लिए प्रयासरत है अमेरिका। नहीं, ब्रिक्स से तो बेसिकली जिस जो भारत की जो हरकतें चल रही है ना, जैसे करेंसी वाले मामले में हम अलग हो गए, ईरान इसराइल वाले में भी भारत इरेलेवेंट हो जाएगा। सदस्य बना रहे, कोई खास बात नहीं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स से भारत तेजी से इरेलेवेंट होता जा रहा है। कहने को हम 5वीं इकोनॉमी है, चौथी बनने के कगार पे खड़े हैं। मोदी जी तो कहते हैं बन चुके। उसके बावजूद भी हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स में स्टैंडिंग क्या है? वी स्टैंड नोवेयर। ना हम इस तरफ है ना उस तरफ है। हम उस तरफ है जहां ट्रंप कह दे, या ट्रंप की आंखें देख करके फैसले तय करते हैं। ये तो भारत ने, राम प्रकाश जी, कभी 70s में नहीं, 71 में निक्सन ने अपना सब कुछ जो दांव पे लगा दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया कि नहीं बनाया? 74 के अंदर परमाणु परीक्षण किया कि नहीं किया? ये इंदिरा गांधी थी उस समय, जब देश कंप्लीटली अनाज के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं था। अमेरिकन लाल गेहूं के ऊपर वो थे आपके इंदिरा। उसके बावजूद भी आपने क्या किया अमेरिका के साथ? और आज तो भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी कह लीजिए, कोई बात नहीं मोदी जी के शब्दों में। आज कहां खड़े हो आप? आज ऐसा क्या कर दिया कि ट्रंप आपको हर चीज डिक्टेट कर रहा है? आपको व्हाइट हाउस के सामने फटकार के खड़ा करके फटकारता है। क्या कहा ट्रंप ने? कि मैंने मोदी को बता दिया था कि मैं टैरिफ के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। भारत टैरिफ का टेरर फैलाता है। भारत टैरिफ को टेरर के तौर पर प्रयोग करता है। ये अब नहीं चलने वाला है। मोदी के मुंह से एक शब्द फूटा क्या? वहां पे दांत निकाल के आगे बस। भगत खुश है, व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही सवाल का जवाब दिया था, अडानी वाले सवाल को पर्सनल बता दिया। व्यक्तिगत सवाल। किसका व्यक्तिगत था? वो मोदी जी का व्यक्तिगत था, अडानी का था, या ट्रंप का सवाल था, या भारत का व्यक्तिगत था? बता देते तो कुछ भी। इतना बड़ा ऑडिटर जो देश में अपने आप को अपने से बड़ा कोई मानता नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ था, और उसके बाद ये एक सवाल का जवाब दिया। मोदी के सवालों के जवाब ट्रंप दे रहे थे, सबने देखा दुनिया। और मोदी कभी मीडिया के सामने आते भी नहीं। ये मान के चलिए कि ट्रंप ने मजबूर किया था एक खास तरह की ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए। और ये तो शुक्र है, मोदी जी का सौभाग्य कहिए कि जब ये G7 में गई अभी कनाडा, वो जो इजराइल और ईरान का चल रहा था, उसको भागना पड़ गया बीच में छोड़ के। अगर वो आमने सामने होते तो पूरे मीडिया के सामने वो बात बोलते कि मैंने युद्ध रुकवाया। और इनको जो अमेरिका बुलाने का ट्रैप था, वो भी आपको ध्यान होगा, जो लंच नहीं करा रहे थे वो, इनको आसिफ मुनीर के साथ फोटो खिंचवाते, इनकी मना करने की हिम्मत ना पड़ती। ये तो गुड सेल्स प्रिवेल्ड के, ये वहां नहीं गए। उसने तो बुला रखा था मुनीर को वहां पर। तो अमेरिका नहीं, की वो इतनी इनसे भी हिमाकत हो नोबेल के गई लिए है। नॉमिनेशन कराते, इनसे भी वो हाँ अपना जी, नॉमिनेशन कराते नोबेल के लिए। हाँ, नहीं कुछ भी करा सकते हैं भाई, जब वो आपकी सारी पॉलिसीज की डिक्लेरेशन पहले करा सकते हैं। मैं और आप अभी बातचीत कर रहे हैं और तीसरा आदमी कोई फैसला करके बता रहा है कि हमारा दोनों का हो गया है, तो इससे बड़ी तो संप्रभुता का क्या नुकसान होगा? लेकिन ये हो रहा है लगातार। ऑपरेशन सिंदूर एक सामरिक मामला था, हमारे परंपरागत शत्रु के साथ हमारा मामला था। अगर उन्होंने कोई मदद भी की थी तो उसको भी स्वीकार किया जा सकता था एट ए लेटर स्टेज। लेकिन ट्रंप ने पहले ट्वीट किया, घोषणा कर दी, और उसके बाद आपका ये हाल हुआ। तो ये बात इजराइल में तो स्वीकार्य हो सकती है राम प्रकाश जी, क्योंकि इजराइल उनकी बिगड़ैल औलाद है। वो इजराइल के प्रधानमंत्री को उनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं बर्बाद हो जाएगी। हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम किस एहसान से दबे हुए हैं कि हम ट्रंप का जवाब क्यों नहीं दे पाते किसी भी चीज पर? ऑपरेशन सिंदूर हो, टैरिफ पॉलिसी हो, कुछ भी हो, किसी बात का जवाब नहीं दे पाते। और जो सवाल पूछा गया उसको व्यक्तिगत बता दिया अडानी का। तो ये मोदी जी की समझ है इंटरनेशनल फ्लोरा के ऊपर। और भगत उसके बाद सुबह शाम तक डंका देख रहे हैं। तो बेसिकली भारत इतना कमजोर, इतना हम दबे लाचार, हुए नहीं, हम इतना, डरे हुए हैं। हम डरे हुए भी हम हैं, दबे हुए भी, दोनों चीजें। हम्म, हम लाचार हैं, पूरे तरीके से लाचार हैं।
और देश लाचार नहीं है, मोदी लाचार हो सकते हैं अपने तमाम फॉल्ट लाइन्स के कारण, अपने तमाम ऐसी चीजों के कारण जिनको हो सकता है वो बाहर ना आने देना चाहते हो। लेकिन उसके ऊपर देश के आत्मसम्मान को चोट कैसे पहुंच रही है? सवाल तो ये, जितनी बार ट्रंप भारत के बारे में मुंह खोलते हैं हर बार भारत के लिए डिमीनिंग होता है या नहीं होता है? उसके बावजूद भारत का मीडिया क्यों चुप्पी साधे रहता है उसके? अगर 2 दिन अपना काम कर दे, सिर्फ 2 दिन भारत का मीडिया, जो उसको करना चाहिए, विदेश नीति को लेकर के, टैरिफ नीति को लेकर के, जितनी भी डिप्लोमेसी को लेकर के, आप ढूंढे नहीं मिलेंगे ये सारे के साथ जो ये सोकॉल्ड राष्ट्रवादी, इतना बड़ा राष्ट्रवादी संगठन का स्वयंसेवक प्रधानमंत्री हो और एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष 16 बार आपको ये बता दे कि मैंने इनका युद्ध रुकवाया था ट्रेड के नाम पर। सोच के देखिए आप, तो क्या तो आपकी स्ट्रेटेजिक नीति रहेगी, क्या आपकी सामरिक नीति रहेगी, क्या आपका राष्ट्रवाद रह गया और क्या आपकी संप्रभुता बची? क्या किसी को समझ में आ रहा है क्या इस देश के अंदर? पूरे का पूरा एक आर्टिफिशियल ऑरा खड़ा कर दिया। 56 इंची देखना हो तो जाके खामनेई का देखिए, 86 साल का आदमी है। अमेरिका और इजराइल दोनों को घुटनों पे ला करके रख दिया उस आदमी ने, सिंगल एंटिटी। बर्बाद देश है वो, उसके पास जहाज नहीं है, उसके पास एयर डिफेंस नहीं है, केवल और केवल अपनी खुद की बढ़ाई हुई मिसाइलों के सहारे दो इतनी बड़ी ताकतों को घुटनों पे लाके छोड़ दिया। दुनिया में जब मोदी जी देश में रहेंगे तो भारत जो है दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, और जब विदेश में जाएंगे तो भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाता है। ये बदलाव भी है, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत पाकिस्तान, भारत में रहते हैं तो पाकिस्तान बोलते हैं और बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान और चीन का नाम नहीं लेते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग होता है। जैसे चुनावी जनसभाओं में यहाँ पर बाढ़ आई पड़ी है भारत के अंदर IIMs, IITs और एम्स का, और जब संसद में लिखित जवाब देना होता है तो बताया जाता है कि कोई IIT, कोई एम्स और कोई IIM नहीं बना है इस सरकार में। तो इस तरीके के तमाम जो लफाजियां हैं शायद वो अब भारी पड़ती जा रही हैं। भुगत तो देश रहा है, एक व्यक्ति की आत्ममुग्धता ने जिस तरीके से भारत को बिल्कुल बिना किसी काम का बनाती जा रही हैं ये नीतियां, वो मुश्किल भारत के लोगों के लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आज भले ही लोग इसको कम समझ रहे हो या ना समझ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।